Hello students, welcome back to the YouTube channel Accounts Expertise. In last session we have studied many topics like accounting standards, need of accounting standards, their benefits, limitations and applicability of AS to different entities, and we have studied IFRS also, which have become now Ind AS. Okay, Ind AS is applicable in India. Now we will cover our next topic and the last topic of our chapter 2, goods and services tax. This is a very important concept that is prevailing in the country because this is the current topic. It is applicable from 1st of July. Now we will study गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब एप्लीकेबल हुआ हमारे 1 जुलाई 2017 से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. इससे पहले क्या था? इससे पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, वेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस थे. अब क्या हुआ कि सारे टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब क्या होता है, किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज पे क्या लगता है? सीधे गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये हमारा क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है. This is an indirect tax. And what is direct tax? Direct tax is directly levied on the income of the SSC. जो हमारी इनकम पे टैक्स लगता है that is direct tax, जैसे इनकम टैक्स. ओके. और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं. नाउ वी विल स्टडी GST in detail. GST is a destination based tax on consumption of goods and services. ये क्या है? एक डेस्टिनेशन, जहाँ माल सप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाकर इस टैक्स का एप्लीकेबिलिटी होती है. वहाँ उस स्टेट में जाके, चाहे वो विद इन द स्टेट हो और जहाँ या आउटसाइड द स्टेट हो, जहाँ पे गुड्स सप्लाई हो रहा है वहाँ पे ये टैक्स लगता है. इट इज़ प्रपोज टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू द फाइनल कंजम्पशन. ये सभी स्टेजेस पे लगता है. कहाँ से लेकर कहाँ तक? मैन्युफैक्चरर से लेकर फाइनल कंजम्पशन तक, मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक. ठीक है. विद द क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेजेस अवेलेबल एज सेट ऑफ. अब क्या होता है? विद द क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड. क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड मतलब जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो हम पहले ही किसी को टैक्स दे चुके होते हैं. ठीक है. ये किसके लिए एप्लीकेबल है? क्रेडिट लेना. ये क्रेडिट लेना जैसे होलसेलर हुआ, रिटेलर हुआ. ठीक है. ये क्या कर सकते हैं? GST का क्रेडिट ले सकते हैं. क्रेडिट क्या ले सकते हैं? जैसे किसी ने कोई माल बेचा, किसी होलसेलर ने माल बेचा रिटेलर को. ठीक है. होलसेलर ने माल बेचा रिटेलर को. ठीक है. तो रिटेलर ने क्या किया हुआ है? पहले से ही टैक्स पे किया हुआ है. किसको? होलसेलर को, क्योंकि माल खरीदा रिटेलर ने. अब रिटेलर जब माल बेचेगा कस्टमर को तो वो क्या करेगा? टैक्स चार्ज करेगा. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है रिटेलर से या होलसेलर से? जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा, सिमिलरली ऐसी केस में कि जब तुम टैक्स पे करते हो, क्योंकि ये टैक्स जो हम कस्टमर से ले रहे हैं गवर्नमेंट को पे करना है, तो गवर्नमेंट को पे करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है? जो तुमने पहले से ही पे किया हुआ है तुम उसका इनपुट ले सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो. ठीक है. तो हम क्रेडिट ले सकते हैं. ठीक है. तो रिटेलर जब कस्टमर पर टैक्स चार्ज करता है तो टैक्स ज़्यादा ना पे करके, उतना ना पे करके उसका क्रेडिट जो उसने होलसेलर को पहले से ही पे कर रखा है टैक्स
परचेज पर, वो डिडक्ट कर कर बाकी बैलेंस गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनपुट क्रेडिट लेना। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेज अवेलेबल एज सेट ऑफ। जो हमने टैक्स गवर्नमेंट को पे करने वाले हैं उसमें अपना जो इनपुट हमने पहले से टैक्स पे कर रखा है उसको क्या करना, सेट ऑफ कर लेना है। इन ए नटशेल ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड, क्योंकि क्या होगा, डबल टैक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी टैक्स लिया और फिर से कस्टमर से टैक्स ले लिया। ठीक है, तो टैक्स पे टैक्स बन रहा है। तो टैक्स पे टैक्स ना बने इसलिए क्या किया है गवर्नमेंट ने कि जो तुमने टैक्स पे कर रहे हो तो क्या करो, पिछला जो टैक्स तुमने पे किया उसको सेट ऑफ कर लो। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक होलसेलर है, ठीक है, उसने रिटेलर को क्या बेचा, माल बेचा। कैसे बेचा, गुड्स पे प्लस टैक्स लगाकर। ठीक है, इसने इसको माल बेचा गुड्स पे टैक्स लगा के 18%। ठीक है, अब ये रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर को गुड्स बेचेगा। फिर ये क्या करेगा, अब इसकी रिटेलर की कॉस्ट क्या हुई, गुड्स प्लस टैक्स। ठीक है, तो गुड्स प्लस टैक्स पर अभी कंज्यूमर को फिर से टैक्स लगा के बेचेगा। तो गुड्स, इसकी कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट है रिटेलर की, परचेज कॉस्ट जो उसने खरीदी है जिस पे गुड्स। ठीक है, अब ये परचेज कॉस्ट यहाँ पे अब ये परचेज कॉस्ट पे फिर से टैक्स लगा के कस्टमर को बेचेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, डबल टैक्स लग गया, टैक्स पर टैक्स लग गया फिर से। तो टैक्स पर टैक्स लगने से क्या होगा, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी और भी ज़्यादा। ठीक है, तो फिर वो प्रॉफिट कैसे कमा पाएगा इतना रिटेलर कंज्यूमर से, क्योंकि टैक्स पर टैक्स लगा के क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिटेलर तो कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस पे कोई चीज़ बेचेगा ना, महंगी प्राइस पे तो नहीं बेच सकता है। तो टैक्स पे टैक्स लगा दिया फिर से। अब इस टैक्स पे टैक्स लगा के उसको ये चीज़ क्या पड़ गई, महंगी पड़ गई रिटेलर को भी, उसका प्रॉफिट कम हो गया टैक्स पे टैक्स लगाकर, क्योंकि उसने प्रोडक्ट्स की वैल्यू उसी के हिसाब से रखी ताकि टैक्स लगाकर वो एमआरपी तक ही बने। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि तुमने टैक्स पर टैक्स लगाया, ये तुम्हारा ओवर बर्डन हो गया। ठीक है, तुम्हारे प्रॉफिट इससे कम हुए, तो क्या करो, जो तुमने पहले टैक्स पे किया हुआ है, अब ये क्या था, जो हमने यहाँ पे जो टैक्स कंज्यूमर से लिया, रिटेलर ने कंज्यूमर से जो टैक्स लिया, चार्ज किया, मान लो 100 रुपये। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, तुमने 100 रुपये लिया और तुमने यहाँ पे मान लो 50 रुपये होलसेलर को टैक्स दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने रिटेलर ने कंज्यूमर से 100 रुपये टैक्स चार्ज किया गुड्स पर। ठीक है, और रिटेलर ने ऑलरेडी होलसेलर को पे किया हुआ है कितना, 50 रुपये। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप, अब हमें तो गवर्नमेंट को 100 रुपये पे करना था, क्योंकि जो हम कंज्यूमर से चार्ज कर रहे हैं टैक्स इज़ द लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट। जो टैक्स हम चार्ज कर रहे हैं वो पूरी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी मतलब गवर्नमेंट को देनी होती है हमें, रिटेलर को। अब गवर्नमेंट क्या कह रहा है, 100 रुपीज़ जो तुमने कंज्यूमर से चार्ज किए उसमें से जो तुमने पहले से पे किया हुआ है 50 रुपये, वो माइनस करके बाकी मुझे दे दो। इसे कहते हैं इनपुट क्रेडिट। और ये जो हमने चार्ज किया था टैक्स, चार्ज टू बी पेड टू गवर्नमेंट, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना था और जो हमने पहले से ही अपना टैक्स गुड्स पे कर रखा है। ठीक है, उसको सेट ऑफ करके हम बाकी ये क्या कर देंगे, नेट टू बी पेड टू गवर्नमेंट, ये बाकी हम गवर्नमेंट को पेड कर देंगे चालान के थ्रू। ठीक है, तो ये जीएसटी का कंसेप्ट है कि हमें कैसे इनपुट का सेट ऑफ करना है। इन ए नटशेल ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल वैल्यू एडिशन ही टैक्स्ड हो रही है। ठीक है, जो टैक्स पे टैक्स बन रहा था, टैक्स पर टैक्स बन रहा था, वो हमने किससे सेट ऑफ कर दिया, पिछला जो इनपुट पे किया, टैक्स पे किया हुआ एज ए इनपुट। ठीक है, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, और जो हम सेल करते हैं उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स।
हम आउटपुट टैक्स में से जब इनपुट सेट ऑफ को करते हैं तो वो नेट टैक्स होता है। ये था आउटपुट टैक्स और ये है इनपुट टैक्स जो हमने पे किया परचेज पर। ये सेल पर लगता है आउटपुट टैक्स, और ये इनपुट टैक्स किस पर लगता है, परचेज पर। तो सेल पर जो टैक्स लगा माइनस जो परचेज पे हमने टैक्स पे किया, वो उसमें से सेट ऑफ करके बाकी 50 रुपये गवर्नमेंट को पे कर दो। इन ए नटशेल ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्सड एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। तो जो सबसे लास्ट का जो कंज्यूमर है वो तो इनपुट टैक्स ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बाकी जब मैं किसी शॉप से कोई चाय की पत्ती ले आया पैकेट, तो वो मैं दोबारा किसी को थोड़ा ना बेचूंगा। अब लास्ट में जाके तो मुझे ही उसको यूज़ करना है। अगर मैं किसी को बेच रहा होता तो मैं उसका इनपुट ले लेता, लेकिन इनपुट लेने के लिए भी कंडीशन क्या है कि हमें रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए। जो जीएसटी के अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन है वो ही इसका इनपुट का फ़ायदा ले सकता है। जो अनरजिस्टर्ड है, जैसे कोई भी कंज्यूमर दुकान पे को जो जा रहा है कुछ यूजेबल आइटम खरीदने, वो रजिस्टर्ड डीलर तो नहीं है, तो वो उसका इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकता। जो कस्टमर है वो फाइनल कंज्यूमर है और सारा बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, कंज्यूमर के ऊपर टैक्स का। द कंसेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन द कंजम्पशन इम्प्लाइज दैट the tax would accrue to the tax authority which has jurisdiction over the place of consumption which is also termed as place of supply। मतलब कि जहाँ पे माल बेचा जा रहा है वहाँ के जुरिडिक्शन की जो टैक्स अथॉरिटी है वो उस टैक्स को एक्सेप्ट करेगी। वो टैक्स उनकी मतलब उस जुरिडिक्शन के अंडर में आएगा जहाँ पे माल सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहाँ पर प्लेस ऑफ माल बेचा जा रहा है वहाँ पे इस टैक्स का क्या होगा, वहाँ पे जाके टैक्स एक्रू होगा टैक्सेशन अथॉरिटी को। ठीक है, उसके अंडर में आएगा ये टैक्स। जीएसटी हैज़ अ डुअल एस्पेक्ट विद द सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेविंग ऑन अ कॉमन टैक्स बेस। जीएसटी का भी क्या है, डुअल एस्पेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये दो टैक्स चार्ज करता है, एक सेंटर का एक स्टेट का। सेंटर और स्टेट कब चेक चार्ज करता है, जब कोई सेल विद इन द स्टेट हो रही होती है, जिसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, तो उसे वो दो जनों के बीच में बढ़ता है, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी विच इज़ सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, और एक और है आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी के अंदर 3 टैक्स आते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। टैक्स कलेक्टेड अंडर द सीजीएसटी विल कंस्टिट्यूट द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सीजीएसटी है वो किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में मतलब जो चल रहे थे जीएसटी से पहले जो टैक्स चल रहे थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सीएसटी, ये सब किसके अंडर हो गए अब ये सब सीजीएसटी के अंदर समा गए। ठीक है, इन सब का क्या बन गया, एक टैक्स बन गया। 1, 2, ये 3 और ये 4, ये 4 टैक्स, ये जो आपको शो दिख रहे हैं, ये 4 टैक्स मिलाकर एक टैक्स बन गया केवल सीजीएसटी। ठीक है, अब इन चारों को किस नाम से जाना जाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से। एसजीएसटी में स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कलेक्शन ऑफ एसजीएसटी द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो रेवेन्यू है वो किसके अंडर में आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के। विद जीएसटी ऑल टैक्सेस लाइक वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स मर्ज्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी से पहले क्या लगता था, वैट लगता था और सेंट्रल स्टेट टैक्स लगता था। अगर लोकल सेल है तो वैट लगता था, और अगर आउटसाइड द स्टेट सेल है तो सीएसटी लगता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये जीएसटी आया तब से वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स और एंट्री टैक्स सब ये ख़त्म हो गए, और अब क्या बचा है, केवल एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, एग्जाम्पल, सोमेश ए डीलर इन पंजाब सेल गुड्स टू सीमा इन पंजाब वर्थ ₹10,000।
एक पंजाब में डीलर है सोमेश, उसने सीमा को गुड्स बेचा जो पंजाब में ही है, दोनों कहाँ पे हैं, पंजाब में ही। इफ़ जीएसटी इज 18%, अगर जीएसटी 18% है, अब जीएसटी के कितने रेट होते हैं, जीएसटी के कई सारे रेट है, जैसे 5% और 12%, 18%, 28%, ये अकॉर्डिंग टू गुड्स है, जिस तरह का गुड्स है उसके अकॉर्डिंग ये रेट्स लगे हुए हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। अब जब ये गुड्स, जो ये रेट्स हैं, जब ये गुड्स विद इन द स्टेट पे होते हैं, विद इन द स्टेट सेल होते हैं, तो इनका क्या होता है, इनका आधा आधा हो जाता है, आधा आधा बढ़ जाता है। जैसे 5 का 2.5% CGST और SGST को, आधा आधा लेती है CGST सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा लेती है स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी 12 का 6% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और 12 का जो 6% है स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी 18 का 9, ऐसी 28 का 14%। ठीक है, लेकिन जब ये आउटसाइड द स्टेट सेल होते हैं तो केवल एक ही टैक्स में इस पे चार्ज होता है, बस इंटीग्रेटेड टैक्स, IGST। ठीक है, अगर देखो अब पंजाब, लोकेशन देखनी होती है हमें, GST कौन सा चार्ज करना है, सबसे पहले लोकेशन देखी जाती है कि अगर हम आउटसाइड द स्टेट सेल कर रहे हैं तो IGST लगेगा, और विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं तो CGST और SGST लगेगा। अब मान लो हमने GST का किसी गुड्स पे 18% लगाया, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में और 9% SGST है, तो 900 विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 900 विल गो टू पंजाब गवर्नमेंट। IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST की फुल फॉर्म क्या बताई थी, जो ये कहाँ लगता है, ऑन सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, या दूसरे शब्दों में से कह दो, और इन अदर स्टेट। जब हम किसी भी, जिस करंट स्टेट में हम हैं, जहाँ का डीलर रजिस्टर्ड है, जिस स्टेट में, हर डीलर जो है, हर एक के पास जो GST नंबर होता है वो हर स्टेट का अलग अलग होता है। हर जो डीलर होता है उसका कोड से पता चल जाता है कि ये कहाँ का GST नंबर है। जैसे दिल्ली का 07, ठीक है, यूपी का 09, स्टार्टिंग में 09 जो होगा वो यूपी का GST नंबर है, अगर स्टार्टिंग में 07 है तो वो दिल्ली का GST नंबर है। ठीक है, तो जहाँ का रजिस्टर्ड डीलर होगा, अगर वो उसी स्टेट में सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, सेंट्रल CGST और SGST सेल्स। और अगर वो आउटसाइड द, जैसे दिल्ली का है, तो अगर दिल्ली में ही सेल कर रहा है तो CGST और SGST सेल्स, अगर दिल्ली से बाहर कहीं सेल कर रहा है तो IGST सेल्स। IGST is divided between central and state government. Revenue collected under IGST is divided between central government as per the rates specified by the government. IGST is charged on transfer of goods and services from one state to another. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। Import of goods and services are also covered under IGST. अगर हम बाहर से, विदेश से कोई माल मंगा रहे हैं, कुछ गुड्स मंगा रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं, वो भी किसके अंडर आती है, IGST के अंडर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश टू राजस्थान। अब देखियो MP से कहाँ गुड्स सेल हो रहा है, राजस्थान में। देन दिस ट्रांजेक्शन विल अट्रैक्ट IGST। तो क्या लगेगा इस पर, IGST, क्योंकि स्टेट अलग अलग है। अगर MP से MP में हो रहा होता तो क्या लगता, CGST एंड SGST, और MP से राजस्थान में हो रहा है तो क्या लगेगा, केवल IGST। ये डायरेक्ट पूरा 18% लगता है, और ये 18% में 2 में बढ़ जाता है, SGST और CGST 9%। ठीक है, तो दिस विल अट्रैक्ट, इस पर क्या लगेगा, IGST। लेट्स एक्सटेंड द अबव एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड SGST। इफ़ रमेश इन मध्य प्रदेश सेल गुड्स टू आनंद इन राजस्थान वर्थ ₹10 लाख, 10 लाख का माल बेच रहा है, एप्लीकेबल GST रेट इज़ 18%, 9% CGST एंड 9% SGST। ठीक है, देखो ऊपर तो वो क्या कर रहा था, 9%, अगर वो क्या कर रहा है,
मध्य प्रदेश से राजस्थान में बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीलर विल चार्ज कितना, 18,000 एज IGST, ठीक है, एंड विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। IGST किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब देखिए डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस दो तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्सेस जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है, सर्विस टैक्स ये भी ख़त्म हो गया, एक्साइज CST भी ख़त्म हो गया, ठीक है, वैट ये भी ख़त्म हो गया, एंटी टैक्स ऑक्ट्रॉय ये, ठीक है, ये सब खत्म होकर क्या बन गया है अब, केवल एक GST, ठीक है, ये एज इट इज़ है इनकम टैक्स, ठीक है, ये कुछ इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सब कस्टम ये ख़त्म हो गया, क्या बन चुका है सीधे IGST। अब पूरे कंट्री में केवल क्या लगता है, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक गुड्स पे एंड सर्विसेज पे लगता है और एक हमारे इनकम पे लगता है, ठीक है, ये दो तरह के टैक्सेस हैं। ये जितने भी सारे टैक्सेस हैं ये GST ने क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके फीचर्स क्या हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के, ठीक है। GST इज़ ए कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री, कॉमन है ये, ठीक है ना, कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर। कॉमन मतलब सर्विसेज पे भी लगता है और गुड्स पे भी लगता है, दोनों पे कॉमन। पहले क्या था, गुड्स पे वैट लगता था, CST लगता था, और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मर्ज हो गए, अब सर्विसेज और गुड्स दोनों। GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड लेविड एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। जहाँ इसका क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है, वहाँ पे ये चार्ज होता है। तीसरा, GST इज ए कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम रेट, ठीक है, ये एक टैक्स है किस पर, एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम रेट, ठीक है, विद द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यू। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको पहले ही बताया एग्जांपल से, कि जो हम अपने से पहले जहाँ हमने परचेज़ किया है उससे जो हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं उसने जो हमारे ऊपर टैक्स चार्ज किया, वो टैक्स हम क्या कर देते हैं, अपने टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है उसमें से माइनस कर देते हैं और नेट गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, ठीक है। तो GST इज ए कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे सेम रेट पर, ठीक है। जैसे हम गुड्स को 18%, 9%, 28%, वो 12% और 6% इन चारों में बांटा हुआ है, ऐसी सर्विसेज पे भी ऐसी 6, 12, 18 और 28 सेम रेट है। और वो भी सेम है कि अगर CGST है तो आधा आधा हो जाएगा, C&S है तो आधा आधा हो जाएगा, और IGST तो पूरा लगेगा। ऐसी ये गुड्स के केस में, और सेम सर्विसेज के केस में भी ऐसे ही कि आधा आधा हो जाएगा, C&S आधा आधा हो जाएगा अगर विद इन द स्टेट सेल है, और अगर आउटसाइड द स्टेट सेल है तो केवल सिंगल I रहेगा। देयर इज नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल टैक्स, एंट्री, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स। अब देयर इज़ नो मल्टीपल लेवल, अब कोई बहुत सारे टैक्स ख़त्म होकर अब केवल एक सिंगल टैक्स बचा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर GST, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेज ऑफ GST। GST के आने से क्या एडवांटेज हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ GST हैज़ रिजल्टेड इन द एबॉलिशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन गुड्स एंड सर्विसेज। जो इतने सारे टैक्स हमने पढ़े, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, वैट, CST, सर्विस टैक्स, ये सारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए, और अब केवल एक क्या बचा है, GST, ठीक है। दूसरा, GST वाइडन्स द टैक्स बेस and increased revenue to the central and state government, thereby reducing administrative cost for the government। ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब इतने सारे टैक्स ख़त्म हो जाएंगे, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो टैक्स में होती है, इतने सारे जो लोग होते हैं, जो इतना सारा फाइलिंग वर्क होता है, पहले तो सब क्या होता था, मैनुअली होता था, अब तो ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया है, तो और ईजी हो गया है पहले से। तो इससे क्या हो गया, गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ठीक है, सब चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब
जो प्रशासनिक जो खर्चा होता है, ठीक है, सब कुछ संभालने का जो खर्चा होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट का क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है जीएसटी के आने से। बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी हो गया है बिजनेस डीलर्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। बिजनेस डीलर्स के लिए किस वजह से, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी, ठीक है, रिटर्न्स फाइलिंग भी। रिटर्न्स क्या होती हैं, हर महीने रिटर्न्स जाती हैं, ठीक है, जीएसटी की रिटर्न्स क्या देना होता है उसमें, उसमें गवर्नमेंट को अपनी हमने जो महीने में सेल परचेज़ की है वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है। फिर जो हमने गुड्स जो सेल की है उस पर जो टैक्स चार्ज किया है कस्टमर से, वो हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे कराना होता है आफ्टर सेटिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमने परचेज पे किया, ठीक है। तो ये सब जीएसटी के थ्रू अंडर ईजी हो गया है। ईजी इन डूइंग बिजनेस, जीएसटी हैज़ एडेड कंपनीज टू कैरी आउट देयर बिजनेस विद ईज़, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है अब वो ख़त्म हो गई है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। चाहे जीएसटी हो, जीएसटी का रिफ़ंड हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, मतलब सब कुछ बहुत इजी कर दिया है अब गवर्नमेंट ने डीलर्स के लिए भी। जीएसटी हैज़ रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेशन। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पर टैक्स जो चार्ज हो रहा था, कि पहले मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स बेच रहा था, उस पर टैक्स लग रहा था। फिर जब होलसेलर रिटेलर को बेच रहा था तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को पहले से ही जो क्या क्या किया किया हुआ है कि मतलब जो गुड्स खरीदा हुआ है उस पर पहले से टैक्स चार्ज है। अब जब वो रिटेलर को बेचेगा फिर वो टैक्स पर फिर टैक्स चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर जब रिटेलर कस्टमर को बेचेगा तो फिर टैक्स पर फिर से टैक्स चार्ज हो जाएगा। तो उस टैक्स को ख़त्म, कास्केडिंग इफेक्ट उसको कहते हैं, टैक्स पर टैक्स चार्ज होना। तो जब वो टैक्स पर टैक्स, जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो वो टैक्स का इफेक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कास्केडिंग इफेक्ट। इसलिए अब गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि जो आप परचेज़ कर रहे हो उसका इनपुट जो आपने टैक्स पे किया है, इनपुट टैक्स, वो आप अपने आउटपुट टैक्स में से माइनस कर दो। तो उससे क्या हो जाएगा, कास्केडिंग इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग रिटर्न्स अंडर जीएसटी मेड सिंपल एज एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होता है अब जीएसटी का, कुछ भी मैनुअल प्रोसेस रहा ही नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट पोर्टल, जीएसटी का जो पोर्टल है सब कुछ उसके थ्रू होता है। और रिटर्न्स जो हमारी भरी जाती है GSTR 1 सेल्स के लिए एंड GSTR 3 भी किस लिए, परचेज एंड सेल की समरी देने के लिए। हर मंथ हमें ये पे देनी होती है और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा टैक्स बनता है वो हमें हर महीने की 20 तारीख से पहले पहले या 20 तारीख तक अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है 3B। और GSTR 1 11 तारीख तक फाइल करनी होती है ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। मतलब जैसे इस महीने की रिटर्न मुझे अगले महीने के 11 तारीख को GSTR 1 और अगले महीने की ही 20 तारीख को GSTR 3 भी गवर्नमेंट को ऑनलाइन फाइल करनी है। द पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन इज मिनिमाइज कम्प्लीटली विद GST कमिंग इनटू एक्शन। जीएसटी के आने से क्या हो गया है, टैक्स की चोरी रही ही नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब कोई नकली बिल जो है कोई भी दिखा नहीं सकता कि मैंने इतने की सेल की है, मैंने इतने की वो की है, क्योंकि पहले क्या करते थे लोग, वैसे ही दिखा लेते थे कि मैंने इतने का परचेज़ किया हुआ है। अब क्या होता है कि हमारे सप्लायर को जो हमने गुड्स ख़रीदा है सप्लायर से उसे अपनी रिटर्न में दिखाना होता है। जब तक वो अपनी रिटर्न में नहीं दिखाएगा तब तक हम उसका इनपुट नहीं ले सकते। मतलब अपने आउटपुट से जो हम इनपुट ले रहे थे, टैक्स माइनस कर रहे थे, जो हमने पे किया, तब तक नहीं ले सकते जब तक सप्लायर की जो रिटर्न है वो हमारे लिए 2A होती है, ठीक है। तो वो 2A में जब तक उस सप्लायर की सेल्स रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक हम टैक्स का इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते। तो इससे टैक्स की चोरी बच गई है। वरना जो इनपुट टैक्स जो फालतू में लोग ले रहे थे उससे क्या हो रहा था, टैक्स कम पे कर रहे थे गवर्नमेंट को, ठीक है। जब 2A में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, फिर वो उसका इनपुट का क्रेडिट ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इससे टैक्स की चोरी बच जाती है। सब कुछ अब गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ भी अब कोई भी मतलब इससे बिल्कुल रिलीव नहीं हो सकता कि वो कुछ भी तरह से टैक्स के इवेजन कर सके, टैक्स की चोरी कर सके। तो जीएसटी में क्या है,
इंट्रास्टेट सेल्स, इंट्रास्टेट कहते हैं विद इन द स्टेट सेल, जिसे कहते हैं दूसरे शब्द में, और लोकल सेल, जो लोकल में सेल हो रही है मतलब विद इन द स्टेट, इसे इंटर स्टेट को कहते हैं आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, एक से देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इस इंटर स्टेट में दो चार्ज होते हैं, CGST और SGST। अगर 18% है तो 9%। ठीक है, ये सेंटर में आता है, स्टेट में आता है। और इंटर में क्या होता है, एक बार 18% पूरा चार्ज होता है। ठीक है, ये सेंटर और स्टेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में अपना थर्ड चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस स्टार्ट करेंगे। अपना प्रैक्टिकल पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं अगले सेशन में आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।